हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल अभी आप लोगों का बहुत ही एग्जाम चल रहा है और होने वाला भी है। तो अच्छे तरीके से जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आपके टाइम पास के लिए नहीं होता है, वो आपके एग्जाम में नंबर लिख के लिए होता है। तो जितना अच्छे से देखोगे, जितना अच्छे सीरीज को फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आपको पसंद भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपने क्या पढ़ा है, क्या तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज ये हमारा सेट नंबर 6 है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के बाकी के आपने 5 पार्ट को ज़रूर देखा होगा। शुरू करते हैं, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए एड्स जो होता है एक तरह की ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो कि एचआईवी वायरस के कारण यानी एचआईवी वायरस के कारण ये होता है और व्यक्ति की प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है जिसे हम लोग कह सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, उसको कमजोर कर देता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो। तो आपको ये बताना है कि न्यूटन का जो गति का नियम है किन वस्तुओं के लिए सही नहीं। तो न्यूटन के गति के नियम सापेक्षिक रूप से कम वेग वाले जो वस्तु होते हैं उन्हीं पर सिर्फ ये मान्य होता है। यानी विश्राम में हो चलेगा, मंद गति कर रहे हो चलेगा, उच्च गति से चल रहा हो चलेगा, लेकिन अगर कहे कि प्रकाश के वेग की तुल्य वेग से गति कर रही हो, इस टाइप की वस्तुओं पर यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे और इस पर काम नहीं करता न्यूटन का नियम। इस पर ये हम कह सकते हैं कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से वेग कर रही हो तो उस स्थिति में आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि न्यूटन की गति का। राइट, तो यहाँ पे फिलहाल हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी परिणामी बल के बराबर होता है। परिणामी बल, सी को टिक करेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम भी यही कहता है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर जो लगने वाला परिणामी बल होता है उसके बराबर होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न आता है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग जो है नीला होने का कारण क्या है? गहरे समुद्र में पानी का जो रंग है वो नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो हम 10th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन इस कारण से होता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए को टिक करेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप अच्छे से याद रखिए और उसके एक्सप्लेनेशन को भी सुनिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसे हम जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन कह सकते हैं ऑप्शन सी होगा, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सॉरी माफी चाहूंगा। विद्युत फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उस सिद्धांत पर कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब एक चालक कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह प्रक्रिया ही एसी जनरेटर का मूल्य सिद्धांत है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि फियोफाइसी किन सवालों को कहते हैं? फियोफाइसी किन सवालों को कहा जाता है? इससे पहले हमने कई बार बात किया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल शैवाल जो रेडोफाइसी, आप जानते होंगे लाल शैवाल को रेडोफाइसी कहा जाता है। यही प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा-सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। फियोफाइसी किन शैवालों को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भूरे शैवालों को फियोफाइसी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो अ, ये भूरे सवाल की बात कर रहे हैं तो इसमें उपस्थित फियो कॉक्सेथिन होता है। फियोकॉक्सेथिन होता है नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण इसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। और ये सामान्यतः समुद्री जो जल होते हैं, समुद्री जल उसमें पाया जाता है, जैसे कि लेमिनेरिया हो गया, एक इकमिया होता है, ये इन सभी में
भूरा शैवाल देखने को मिलता है, तो फिलहाल ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्या आता है? अच्छा, यहाँ पे और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि हरे शैवाल किसे कहते हैं? तो हरा शैवाल जो होता है क्लोरोफाइसी कहा जाता है हरे शैवाल को, और यहाँ पे लाल शैवाल आपको ये अच्छे से याद रखना है, रोडोफाइसी के नाम से जाना जाता है लाल शैवाल। नेक्स्ट क्या आता है? 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? पेपर में हमेशा जो पूछा था 90% चांस से पूछा था कि 5 अ, जो वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो आपका सभी को पता है, व्हिटेकर। लेकिन अगर 4 जगत वर्गीकरण पूछ ले तो कोपलैंड को टिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन सी कोपलैंड, ठीक है? अब 4 जगत वर्गीकरण में कौन-कौन शामिल थे वो आपको याद रखना है, जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा उसमें भी था। इसमें एक जो कि हम पौधे इसमें भी शामिल करते हैं, प्लांटी उसमें भी होता है, 5 जगत वर्गीकरण में। जानवर इसमें भी था, उसमें भी एनिमिला है, वो भी है। लेकिन 5वां जो एक अलग होता है दोनों में, वो है फंगस, उसमें शामिल किया था, इसमें नहीं होता है, ठीक है? 4 जगत वर्गीकरण में ये 4 ही चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। 4 जगत वर्गीकरण जो आया था, वो कब आया था, ये पूछा जा सकता है। तो 1956 में, और 5 जगत वर्गीकरण 1969 में, तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो बताइए कि द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग। तो पेड़ की आयु का पता हम लोग किससे लगाते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है? यानी उसके ट्रंक पर वल्लियों की संख्या, जब आप पेड़ को अगर आप देखते हो, मान के चलो कि ये पेड़ है, तो इसको काटोगे तो इसमें आप इस तरह से कुछ बना हुआ गोल-गोल देखते हो। तो इसी को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि पेड़ की आयु कितनी है, राइट? नेक्स्ट क्या है कि ठंड या डर के कारण रोंगटे खड़े होना मांसपेशी का कारण संभव है। किस मांसपेशी के कारण ये हो पाता है? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अर्केक्टर पिलीजो नामक एक मांसपेशी है, इसके कारण होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े होना तब होता है जब हमारी त्वचा के नीचे ये जो मांसपेशी है एरेक्टर पिली नामक छोटी चिकनी मांसपेशी जो संकुचित होती है तब होता है। ये मांसपेशियां बालों की जड़ों से जुड़ी होती हैं। जब आप ठंड महसूस करते हैं या फिर डरते हैं, तब ये मांसपेशियां संकुचित होकर बालों को खड़ा कर देती है, ठीक है? तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्या आता है कि पादपों में संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि पादपों के संवहन ऊतक का एक घटक बताइए कौन सा नहीं है? अब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि जाइलम जब आप जानते हैं, ठीक है? जाइलम, संवहन ऊतक में तो जाइलम देखने को मिलता है, जाइलम। तो जाइलम ऊतक पौधों के जड़ों, तना और पत्तियों में पाया जाता है, और ये 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें हम कहते हैं, एक तो होता है आपका वाहिनिका, ठीक है? वाहिनिका होता है। दूसरा होता है वाहिकाएँ, ठीक है? दूसरा वाहिकाएँ होता है। जाइलम रेशा होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर संवहन ऊतक की बात कर रहे हैं, तो 2 चीज़ को हम लोग देखते हैं। एक तो होता है आपका जाइलम, ठीक है, जाइलम, और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। और इसमें हम अभी ये समझते हैं, देखिए जाइलम की जब बात कर रहा हूँ, तो जाइलम 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम रेशा, यानी यहाँ पे जो आप रेशा देख रहे हो ये भी होता है, और जाइलम मृत्युतक होता है, ठीक है? अब अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम में भी ये भी 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें चालनी नलिकाएँ होती हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चालानी नलिकाएँ किसका भाग है? तो ये फ्लोएम का भाग है, ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है? सहकोशिकाएँ होता है, फ्लोएम रेशा होता है, और फ्लोएम मृदुतक होता है। तो यहाँ पे अगर जो हम देख रहे हैं, परि अ, परिरंभ, ठीक है? परिरंभ यानी कि पेरिसाइकिल की बात करें, तो ये किसी का भाग नहीं होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी होगा, ठीक है? कहने का मतलब यही था कि संवहन ऊतक का एक घटक नहीं है, संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम दोनों आएँगे, और दोनों में से 4-4 दोनों का पार्ट होता है, तो चारों-चारों पार्ट में से अगर देखा जाए, तो ये किसी का पार्ट नहीं है, राइट? अगला प्रश्न क्या आता है कि सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित है? सिल्वर फिश जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा छोटा है लेकिन ठीक है, समझ सकते हो आप। प्रश्न ये कह रहा है कि कथन 1 दिया गया, डेबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, जो कि बिल्कुल सही है, सभी लोगों को पता है कि डेबेराइनर ने त्रिक नियम प्रस्तुत किया था, राइट? इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो डेबराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें से प्रत्येक में 3 तत्व थे।
देखिए यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन विभिन्न गुण वाले नहीं, वो समान गुण वाले 3 तत्वों की बात कर रहे थे। तो सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है, तो केवल और केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है? ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन-सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक कंपोनेंट कौन नहीं है? बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, तो मिट्टी। ठीक है? मेढक, फूल, कीड़ा, लेकिन ये आपका जैविक घटक नहीं आएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का इस्तेमाल करेंगे? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा में चांदी के किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग आपने नाम सुना है, तो इसके लिए कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए बादलों में बीज बोने यानी क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस मिलती हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तो हम जानते हैं नाइट्रोजन है, जो कि 78%, उसके बाद ऑक्सीजन देखने को मिलता है। लेकिन अगर निष्क्रिय गैस की बात कर रहे हैं, निष्क्रिय गैस जो कि 18वां समूह सबसे आखिरी में, जिसे इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो आपका आर्गन है, ठीक है? आर्गन जो गैस है, वो वायुमंडल में इसकी मात्रा भी कई बार पूछ लिया जाता है, 0.93%, ये याद रखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न क्या आता है कि बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, किसका? तो प्रदूषण सूचकांक तो है ये जलीय वातावरण का। सबसे पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये बीओडी है क्या भाई? बीओडी का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कह सकते हो। यह एक प्रदूषण सूचकांक है जो जल की गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है? यह बताता है कि किसी जल स्रोत में उपस्थित जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन कौन-सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है कि द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें पहला शब्द जाति और दूसरा शब्द वंश था। ये थोड़ा-सा गलत है क्योंकि ये उल्टा दिया गया। पहला जो शब्द था वो था वंश और दूसरा जाति था, तो पहला पॉइंट सही होगा सिर्फ, दूसरा गलत है। केवल और केवल एक को सही टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या आता है कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं, मुनेरा जगत के अंतर्गत आता है। कौन-सा क्लोरोफिल पाया जाता है? अब साइनोबैक्टीरिया में कौन-सा क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा-सा अंदर डीपली पूछ लिया गया। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है? क्लोरोफिल ए होता है, ये आपको याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रोकैरियोटिक मोनिरा जगत के जीव होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है कि पादप जगत का जल स्थलचर किसे कहते हैं? पादप जगत का उभयचर के नाम से भी जानते हैं। तो जल और थल स्थल इसलिए कहा जाता है उभयचर के रूप में बायोफ्राइटा को, ठीक है? ब्रायोफाइटा यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला सवाल कि जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा जो वृक्ष है वो कौन सा होता है? तो सिकोया जो वृक्ष है वो सबसे लंबा होता है, तो यहाँ पे इसको याद रखिए। फिलहाल ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है कि तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो देखिए एक तो होता है आपका, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो देखते हो ऊपर में रहते हैं और कुछ दो लाइन नीचे, दो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे बना होता है। तो एक होता है एक्टिनाइड श्रेणी और एक होता है लैंथेनाइड श्रेणी, ठीक है? और 57 से लेके 90 तक आपका ये होता है और 90 से लेकर के 103 तक आपका लैंथेनाइड श्रेणी होता है। तो इसमें हम यही जानते हैं कि जो लैंथेनाइड श्रेणी होता है 89 से 103 होता है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा है, एक बार आप लोग थोड़ा-सा देख लेना गाइस, जिनको अच्छे से कन्फर्म पता हो कमेंट कर दीजिएगा। 89 से 103 या 90 से 103 होता है, ये थोड़ा-सा डाउट है। तो उस पे ध्यान नहीं, आप इस पे थोड़ा ध्यान दो। तो एक्टिनाइड श्रेणी जो होता है, इसे हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है? और इसमें
कई ऐसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक रूप में हमें मिलता है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम होता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इफ ब्लॉक में पाई जाती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं क्या-क्या? तो देखिए डेसिबल जो होता है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई होती है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट, ये भी कई कई बार पूछा जाता है 746 वाट। समुद्री मील दूरी की इकाई होती है और तीनों ये तो सही हो गया, लेकिन गलत क्या है? तो गलत ऑप्शन डी है। सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, सेल्सियस ताप की इकाई होती है, ऊष्मा का तो कैलोरी होता है। तो हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे जो कि गलत था। ठीक है? अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्या आता है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति जो नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो बताइए कि 100 नॉट की गति कितनी होगी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1 नॉट जो होता है वो 1.852 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। ठीक है? तो अगर हम देखा जाए तो इस तरह से 100 नॉट्स की जो वैल्यू होगी, वो अगर माइल में देखा जाए तो 115 माइल पर आवर, और अगर ये किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 185.2 किलोमीटर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा 100 माइल का ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, कि निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर भी कहा जाता है? तो पाइरोमीटर का इस्तेमाल आप जानते हैं कि उच्च तापमान को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइरोमीटर। इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की कंटेंट डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो के साथ यहाँ तक एंगेज रहे होंगे। कैसा लगा आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा, पसंद आया हो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।